Hello bachcho and welcome back to my channel. It's Concept Improver. Today in this video we are going to continue with class 10 history chapter number 1, that is the rise of nationalism in Europe. एंड ये जो है 7th पार्ट है इस चैप्टर का. जो फर्स्ट 6 पार्ट थे वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वहाँ से जाकर के वो वीडियोस देख सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग यू मोर टाइम, चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो अब तक हमने जितना चैप्टर पढ़ा उसमें हमने इस चैप्टर के फर्स्ट 3 टॉपिक्स जो है कंप्लीट कर लिए थे. आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के 4th टॉपिक से, दैट इज़ द मेकिंग ऑफ जर्मनी इन इटली. तो पढ़ना शुरू करते हैं इसके बारे में. देखो इस टॉपिक के अंदर हमें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में और यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में पढ़ने को मिलेगा. जर्मनी किस तरीके से यूनिफाई हुआ और इटली किस तरीके से यूनिफाई हुआ, इसके पीछे जो है स्टोरीज हैं. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के पीछे एक स्टोरी है और यूनिफिकेशन ऑफ इटली के पीछे एक स्टोरी है. उन्हीं स्टोरी को जो है हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर. ठीक है, तो अब आगे देखो. हमारी एनसीईआरटी बुक में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को जब स्टार्ट किया गया, इस टॉपिक को जब स्टार्ट किया गया, उसके लिए क्या हेडिंग दे रखी है, जर्मनी कैन दी आर्मी बी दी आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन. अब ये स्टेटमेंट जो है काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट बन जाती है. द रीज़न इज़, जैसे कि आप जानते हो कि हमारा सीबीएसई हर साल जो है ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जर्मनी कैन दी आर्मी बी दी आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ रिलेवेंट एग्जाम्पल. ठीक है, इसके अंदर आपको क्या लिखना है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के पीछे जो स्टोरी है उसे आपको एक्सप्लेन कर देना है इस क्वेश्चन में. अब आगे देखो, आपको ब्लू कलर के मार्कर से कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे. अब ये क्या है, आपने अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ा होगा स्टोरी राइटिंग क्या होता है, या फिर जो है स्टोरी हम किस तरीके से लिखते हैं. ठीक है, आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे होते हैं, उन पॉइंट्स के बीच में जो है ब्लैंक स्पेस होता है. आपको जो है उन ब्लैंक स्पेस को कंप्लीट करके जो है एक स्टोरी तैयार करनी होती है. कुछ इसी तरीके से जो है हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे. कुछ इसी तरीके से जो है इस स्टोरी को हम कंप्लीट करेंगे. इन पॉइंट्स को आपस में हम कनेक्ट करते जाएंगे और लास्ट पॉइंट तक आते आते, मॉडर्न प्रिंसिपल्स तक आते आते जो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के पीछे जो स्टोरी है उसे हम पढ़ लेंगे. ठीक है, अब देखो कारण क्या था इस तरीके से इस स्टोरी को पढ़ने का. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के पीछे जो ये स्टोरी है इसे इस तरीके से पढ़ने का द रीज़न इज, अगर इस पूरी स्टोरी को मैं बोर्ड पे लिखती या फिर नोट्स में मेंशन करती तो एग्जाम के टाइम पे जब हम रिवीजन करते या फिर जो है एग्जाम के कुछ दिन पहले जब आप इस चैप्टर को या फिर इस टॉपिक को रिकॉल करने की कोशिश करते तो आपको जो है ज़्यादा टाइम लगता. ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप एक बार ये स्टोरी पूरी अच्छे से समझ लोगे, पूरी अच्छे से जो है सुन लोगे, तो बाद में जब आप ये पॉइंट्स देखोगे, आपने जो स्क्रीनशॉट ले रखा होगा या फिर कहीं पे आपने लिख रखा होगा इन पॉइंट्स को, तो आप आसानी से जो है आपको दोबारा से याद आ जाएगी कौन सी स्टोरी थी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के पीछे, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ. ठीक है, अब देखो फर्स्ट सब पॉइंट क्या है इसके अंदर, 1848. इस ईयर को हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में. कहाँ पढ़ने को मिला था हमें इस ईयर के बारे में. देखो इस साल जो है एक रिवोल्यूशन हुआ था यूरोप में, जिसे हम जानते हैं रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स के नाम से. किन्होंने स्टार्ट किया था ये स्टार्ट किया था हमारे एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल ने, जिन्होंने इस रिवोल्यूशन के अंदर जो है एक नेशन स्टेट की, इसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करवाने की मांग की थी. ठीक है, अब आगे जाके क्या हुआ, 18 मई 1848 तक आते आते बहुत सारी जो है मेहनत करने के बाद जो है जो इन्होंने 831 मेंबर्स, 831 रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने इलेक्ट किए थे, उन्होंने मिलकर के जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था जर्मन नेशन के लिए. ठीक है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने ड्राफ्ट किया जर्मन नेशन के लिए, जब उसको लेके गए थे किसके पास में, किंग ऑफ प्रूशिया के पास में. उस टाइम पे किंग कौन थे प्रूशिया के, फ्रेडरिच विलियम IV के पास जब लेके गए उस कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उन्होंने जो है उसे अपोज कर दिया. उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उन्होंने अपोज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. तो अभी के लिए मानो कि 1848 का जो रिवोल्यूशन था वो फेल हो चुका था. कारण क्या था, इतनी मेहनत से जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया जर्मन नेशन के लिए, जब उसको लेके गए प्रूशिया के किंग के पास में, जो कि फ्रेडरिच विलियम IV थे, इनके पास में जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके गए, उन्होंने जो है इसे रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने इसे अपोज कर दिया. तो आगे जाके क्या हुआ, अब प्रॉब्लम क्या आई कि जो जर्मनी था वो अभी भी यूनिफाई नहीं था. ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में जो है जर्मनी बटा हुआ था प्रूशियन एम्पायर के अंदर. कोई पार्ट किसी के पास था तो कोई पार्ट किसी के पास था. ठीक है, अब आगे देखो क्या हुआ, जो प्रूशिया के मोनार्चीज थे और जो प्रूशिया के कंजर्वेटिव्स थे, इन्होंने ये चाहत रखी थी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की. ठीक है, ये चाहते थे जो है जर्मनी फाइनली यूनिफाई हो जाए, जर्मनी जो है फाइनली जाकर के एक एम्पायर बन जाए. ठीक है, अब आगे देखो प्रूशिया के जो मोनार्चीज थे, इस टाइम पे जो है कौन सा मोनार्ची सिस्टम चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची जो है इस टाइम तक चल रहा है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची क्या होता है, जितने भी रूल्स एंड पॉलिसीज बनाए जाएंगे वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे. और जो राजा होता है हमारा, जो किंग होता है, वो होता है हमारा नॉमिनल हेड. राजा हमारा नाम का होता है, लेकिन जितने भी रूल्स एंड पॉलिसीज बनाए जाएंगे वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं. ठीक है, तो प्रूशिया मोनार्चीज जो थे, प्रूशिया के जो मोनार्चीज थे ये, और जो प्रूशिया के कंजर्वेटिव्स थे, इन्होंने चाहत रखी थी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की.
अब देखो आगे जाके क्या हुआ। जो प्रूशिया के किंग हुआ करते थे इस टाइम तक आते आते, प्रूशिया के किंग कौन थे? केसर विलियम वन। इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये लेके आएंगे नेशनल यूनिफिकेशन। इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, इन्होंने ये कहा कि मैं जो है यूनिफिकेशन लाऊंगा जर्मनी में। अब इन्होंने कह तो दिया, लेकिन कैसे? ठीक है, तो ये काम सौंपा गया किसको? सीएम ऑफ प्रूशिया को। इस टाइम पे सीएम ऑफ प्रूशिया कौन हुआ करते थे? ऑटोमन बिस्मार्क। ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। द रीजन इज इनका काफ़ी अहम रोल रहा यूनिफिकेशन प्रोसेस में, या फिर ये कहा जाए जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस थी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की जो ये प्रोसेस थी, इसमें जो है सबसे ज़्यादा अहम रोल किसका था? ऑटोमन बिस्मार्क का। ठीक है, अब इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये जो है प्रूशियन एम्पायर को यूनिफाई करके जर्मन नेशन बनाएंगे। ठीक है, इन्होंने प्रूशियन आर्मी की मदद से और ब्यूरोक्रेसी की मदद से जो है एक प्लान तैयार किया कि किस तरीके से जो है जर्मनी में यूनिफिकेशन लाई जा सकती है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो जर्मनी थी वो अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई थी। कोई पार्ट जो है ऑस्ट्रिया के पास था, कोई डेनमार्क के पास, तो कोई फ्रांस के पास में। अब चुपचाप तो जो है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क या फिर फ्रांस जिनके पास में ये पार्ट थे जर्मनी के, ये देंगे नहीं उस पार्ट्स को। ठीक है, तो अब क्या किया गया? इनसे जो है लड़ाई लड़ी जाएगी। ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क ने जो है प्रूशियन आर्मी की मदद से जो है लड़ाई लड़ी थी इन सब के साथ में। तो पहली जो है लड़ाई किसके साथ में हुई? प्रूशिया की पहली लड़ाई हुई ऑस्ट्रिया के साथ में, दूसरी हुई डेनमार्क के साथ में, और तीसरी हुई फ्रांस के साथ में। तो यही लिखा हुआ है 3 wars टुक प्लेस ओवर द टेन्योर ऑफ 7 years। 7 साल के अंदर 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, पहली ऑस्ट्रिया के साथ, दूसरी डेनमार्क के साथ और तीसरी फ्रांस के साथ में। ऑटोमन बिस्मार्क ने प्रूशियन आर्मी की मदद से ये तीनों लड़ाइयाँ जो है जीत ली। अब देखो ऑटोमन बिस्मार्क जो है अच्छे लीडर साबित हुए, प्रूशियन आर्मी ने जो है ये तीनों ही लड़ाइयाँ जीत ली। अब फाइनली जाकर के 18 जनवरी 1871 को जाकर के जर्मनी यूनिफाई हुआ। अब देखो फाइनली जाकर के जो है यूनिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई। अब जो है जर्मन एम्पायर सिर्फ एक किंग के अंडर आएगा जिनका नाम था केसर विलियम वन। तो मतलब न्यू किंग कौन थे जर्मन एम्पायर के? केसर विलियम वन। अब ये जो है इनको जो है कैसे डिक्लेयर किया गया? नेक्स्ट किंग जर्मनी का। ठीक है, जब जो है यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गई थी उसके बाद में एक असेंबली ऑर्गेनाइज की गई जिसमें कि किसको बुलाया गया? जितने भी प्रिंस हुआ करते थे जर्मन स्टेट के उनको, आर्मी के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनको, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स थे जिनमें कि ऑटोमन बिस्मार्क भी एक थे, इन्हें बुलाया गया। अब कहाँ पे ये जो है असेंबली ऑर्गेनाइज की गई थी? इसे ऑर्गेनाइज किया गया अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स में। कहाँ है ये जगह? इन द पैलेस ऑफ वर्सलिस। ठीक है, इसे जो है वर्सलीज में जो है ऑर्गेनाइज किया गया। इस असेंबली को जो है वर्सलीज में जो है ऑर्गेनाइज किया गया, जहां पर जो है केसर विलियम वन को नेक्स्ट किंग जर्मन एम्पायर का डिक्लेयर कर दिया गया। अब देखो आगे क्या हुआ। फाइनली जो जर्मनी एक नया स्टेट बना था, यहाँ पर जो है करेंसी, बैंकिंग फैसिलिटी, इसके अलावा जुडिशियल सिस्टम जो था, इन्हें मॉडर्नाइज करने के ऊपर जो है काम करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, सो इसी के साथ में जो ये स्टोरी थी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की, जो ये स्टोरी थी ये कंप्लीट हुई। 1848 में जो है जो रिवोल्यूशन हुआ था वो फेल हो चुका था। कारण क्या था? जो वहाँ के उस टाइम पे जो प्रूशिया के किंग हुआ करते थे उन्होंने जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपोज किया। फिर जो मोनार्चीज थे, कंजर्वेटिव्स थे, इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये जो है यूनिफिकेशन लाएंगे जर्मनी में। केसर विलियम वन जो कि प्रूशियन किंग हुआ करते थे, इन्होंने जो है ऑटोमन बिस्मार्क की मदद से काम करना शुरू करा फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, फिर 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। 7 साल के अंदर ये लड़ाइयाँ पूरी हुई। पहली लड़ाई ऑस्ट्रिया के साथ में हुई प्रूशिया की, फिर सेकंड हुई डेनमार्क के साथ, फिर तीसरी हुई फ्रांस के साथ में। अब फाइनली जाकर के 18 जनवरी 1871 को जो है यूनिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई। फाइनली जो है जर्मनी यूनिफाई हुआ और नेक्स्ट किंग जो है किसे डिक्लेयर कर दिया गया? केसर विलियम वन को जो है जर्मन एम्पायर का नेक्स्ट किंग डिक्लेयर कर दिया गया। सो इसी पॉइंट के साथ ये जो है स्टोरी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में जो ये पॉइंट है, जर्मनी कैन दी आर्मी बी दी आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन, या फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जो ये सब टॉपिक है, इसे हम पढ़ेंगे नोट्स के थ्रू। ठीक है, और इसके अलावा यूनिफिकेशन ऑफ इटली के पीछे क्या स्टोरी है उसे भी हम उसी जो है वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है। थैंक यू।